हेलो स्टूडेंट्स। आधुनिक हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपका जो पेपर हुआ है कंपलसरी हिंदी का, उसके बारे में कि क्वेश्चंस किस तरह से आए हैं, उनके आंसर क्या होंगे। और आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके देखिए कि आपके कितने नंबर बन पा रहे हैं, जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ पेपर की स्क्रीन पर, और वहाँ हम एक एक करके सारे प्रश्नों के जवाब देखते हैं। सबसे पहला अपना प्रश्न है, अपने साथियों के प्रति श्रद्धा का या सम्मान का भाव हो, निम्नलिखित में से किस शासन पद्धति को लेखक ने आवश्यक बताया है। तो शासन पद्धति है लोकतांत्रिक। निम्न में से किस पेड़ के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी अपना स्थान नहीं छोड़ते। पढ़ा हुआ चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, शिरीष के फूल में से पढ़ा है। आराम से इसके बारे में कई बार हमने चर्चा की है क्लासेज में, जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आगामी समय में सारे वीडियोज इस बार मैं अपने चैनल पर भी अपलोड करने वाला हूँ, सारे चैप्टर्स की व्याख्या वगैरह। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अपना अगला जो प्रश्न है वो है, बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं। बाण भट्टा बाण भट्ट जो है उसके राइटर कौन है। बाण भट्ट की आत्मकथा, और राइटर का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। खेत में पैदा होने वाला अन्न कुछ समय पश्चात समाप्त हो जाता है, किंतु निम्नलिखित में से जो रस कवि के अनुसार कभी चुकता नहीं, चुकने का मतलब है समाप्त होना, जो रस कभी समाप्त नहीं होता, उसकी यहाँ बात की गई है। पेन की निब थोड़ी सी ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ी लग रही है मुझे, चौड़ी लग रही है, अब सही है। चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, भोज्य रस, अनुभव, ओज या साहित्य, तो साहित्य रस हो जाएगा। छोटा मेरा खेत चौकोना कागज का ये पन्ना, जो उमाशंकर जोशी की कविता थी, वहां से ये प्रश्न किया गया है, हमने पढ़ा भी था। साहित्य रस जो है कभी समाप्त नहीं होता है। किस शायर की भाषा और प्रसंग सूरदास के वात्सल्य वर्णन की याद दिलाते हैं। तो यहाँ पर आएगा फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी इसलिए आएगा क्योंकि फिराक का प्रसंग आपने पढ़ा होगा, उसमें है आंगन में लिए बच्चे को खड़ी, गोद में है खिलाती व गोद भरी, आंगन में गूंज उड़ती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। इस तरह का प्रसंग वात्सल्य वर्णन वहां पर आता है। सूरदास भी इसी तरह का वात्सल्य वर्णन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर फिराक गोरखपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न अपना, कवि गोस्वामी तुलसीदास के हृदय में निम्नलिखित में से किस समय करुण रस के बीच वीर रस के उदय होने के रूप में अनुभूति प्रदर्शित होती है। तो आपने आराम से पढ़ा होगा। चैप्टर कौन सा है, रामचरितमानस का चैप्टर है, जो आपके कोर्स में था। तुलसी के द्वारा भगवान हनुमान जब लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेकर आते हैं, तो उस समय के प्रसंग को उसमें बताया गया था। आई गयो हनुमान जी में करुणा में वीर रस, वो जो प्रसंग था। तो यहाँ पर सीधा सा जवाब क्या हो जाएगा, हनुमान का संजीवनी लेकर आना वीर रस में, करुण रस में वीर रस का उदय जैसा है। निम्नलिखित में से भाषा का सीमित, अविकसित और बोलचाल वाला रूप क्या कहलाता है। बोली कहलाता है, इजी है। उसके बाद में है, विजिलेंस का सही अर्थ क्या है। तो सतर्कता, सतर्कता या जागरूकता विजिलेंस का सही अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें तो, मुद्रित माध्यम में सबसे बड़ी शक्ति यह है कि छपे हुए शब्दों में निम्नलिखित गुण होता है। अब निम्नलिखित गुण से क्या मतलब है, चार ऑप्शन है, स्फूर्तता, स्फूर्तता, स्थायित्व, असुरक्षा और बाध्यता। तो स्थायित्व होता है, स्थायित्व से मतलब होता है कि जो मुद्रित माध्यम होते हैं, जो प्रिंट मीडिया है अपना, प्रिंट मीडिया में क्या होता है कि कोई भी बात लिखी गई, उसे आप स्थायी रख सकते हैं, कभी भी आप उसे संदर्भ ग्रंथ के रूप में काम में ले सकते हैं, बाद में कभी भी पढ़ सकते हैं। तो स्थायित्व होता है। रेडियो पत्रकारों में निम्नलिखित में से किसका पूरा ध्यान रखा जाता है, या रेडियो जो पत्रकार होते हैं वो किस बात का ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अपने श्रोताओं का, सीधी सी बात है कि रेडियो पत्रकार होगा तो श्रोताओं का ध्यान रखेगा। निम्नलिखित में से जो आत्मकथात्मक अंश या उपन्यास गाथा निश्चय ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है। तो जूझ, क्योंकि उसमें आपने पता है कि जो लेखक थे आनंद यादव, उन्होंने बताया उनका बचपन किस तरह से रहा, फिर वो कैसे समस्याओं को पार करते हुए पढ़ाई की तरफ वापस जुड़े, उसके बाद में कविता लिखना शुरू किया, वो सारी बातें उसमें है। तो एक किशोर के लिए बहुत अच्छा ये हो सकता है। निम्नलिखित में से दबे स्वर में किसने पूछा मेहमान गए, ये कौन सी कहानी है। सिल्वर वेडिंग, सीधी सी बात है। और सिल्वर वेडिंग में किसने कहा था, ये यशोधर बाबू ने। ये इसका जवाब सही हो जाएगा। जल्दबाजी मत किया करिए, कई बार मैंने देखा बच्चे कह रहे थे सर ये वाला ऑप्शन हमने कर दिया, क्योंकि उन्होंने केवल ये देखा यशोधर बाबू, आगे का पढ़ा ही नहीं कि आगे ये भी लिखा हुआ है कि पत्नी ने, तो पत्नी ने नहीं कहा था, यशोधर बाबू ने कहा था। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। मौखिक भाषा को लिखित रूप के लिए लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। यानी जो लिखित रूप होता है भाषा का, वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। तो यहाँ सही आंसर लिपि हो जाएगा। दक्षता के लिए सही शब्द क्या होगा। तो दक्षता का मतलब होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इसके लिए एक जो है राइट आंसर है। और इसको हम लिखेंगे EFFICIENCY।
ENCY, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है। नक्षत्र यहाँ पर क्या है, किसी का नाम है। हवा से बातें करना क्या है, मुहावरा है। यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, शायद थोड़ी सी ऊपर फैल गई है, आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए नक्षत्र हवा से बातें कर रहा है, आपको पता होगा यहाँ पर शब्द शक्ति कौन सी है, लक्षणा शब्द शक्ति होगी। और लक्षणा में भी कौन सी होगी, रूढ़ी लक्षणा या रूढ़ा लक्षणा। रूढ़ा लक्षणा क्यों होगी, क्योंकि हम देखते हैं कि रूढ़ा लक्षणा में अगर मुहावरे और लोकोक्तियों की बात की गई तो हमेशा रूढ़ा लक्षणा होती है, या सीधा अगर आपने लक्षणा भी लिखा है तो भी ये जवाब आपका ठीक होगा। इसके बाद में बात करें, जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर होती है, उसका पर्याय रख देने पर अभीष्ट अर्थ की पूर्ति हो जाती है, वहां शब्द शक्ति होती है। सीधा सा ये कहना चाह रहा है कि कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति होगी, जिसमें अगर हम अर्थ जो दे रहा है वैसा ही पर्यायवाची शब्द रख दें तो वही अर्थ प्रकट होगा। तो आर्थी व्यंजना में होता है, हमने आराम से इसको पढ़ा भी है पहले। तो यहाँ पर क्या होगा, आर्थी व्यंजना हो जाएगा। व्यंजना शब्द शक्ति में ये आप समझ चुके हैं। जहां वास्तविक विरोध न होने पर भी विरोध का आभास हो, सीधा सा ही है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विरोध का आभास। कौन सा अलंकार होता है, विरोधाभास। अलंकार वाले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, विरोधाभास होगा इसमें। भगवान भागे दुख जनता के, जनता देश की फूले फले। इस पंक्ति में निहित अलंकार है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भय आ रहा है, यहाँ भी भय आ रहा है। एक ही वर्ण दो बार आया है इसलिए अनुप्रास होगा। और अनुप्रास में भी आप देखें तो छेका अनुप्रास होगा। तो आप इसमें छेका अनुप्रास लिखते हैं तब भी सही है, और अगर आप छेका अनुप्रास ना लिखकर केवल अनुप्रास लिख देते हैं तो भी आपका ये राइट आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने अपठित गद्यांश के बारे में। अपठित गद्यांश देखिए लिखा है, व्यक्ति को अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने की अपेक्षा किसी एक उत्तम लक्ष्य को ही निश्चित करना चाहिए। जो व्यक्ति कई उद्देश्यों की पूर्ति का ख्वाब छोड़कर अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य को चिड़िया की आंख मानकर उस पर सारा ध्यान केंद्रित करता है, निश्चय ही सफलता उसके चरणों में आती है या चरणों को चूमती है। इस तरह का एक प्रश्न है, सीधा प्रश्न देखते हैं हम। व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए क्या निश्चित करना चाहिए, इजी सा जवाब है, शुरुआती लाइनों में ही बताया गया है। अपने जीवन में नाना प्रकार के लक्ष्य निर्धारित ना करके एक उत्तम लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। नयन शब्द का पर्यायवाची आप गद्यांश से छांट कर लिखिए, तो नयन का तो वैसे भी आपको पता है आंख होता है, तो यहाँ पर गद्यांश में आंख शब्द आया भी है, तो हम क्या लिख देंगे, नयन यानी आंख। ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है। तो यहाँ पर देखिए अपने पैराग्राफ में हमने देखा था, सींचना शब्द आपको मिलेगा कि किसी पेड़ के तने डालियों पत्तों की अलग अलग सेवा करने वाले वाले को फलों से वंचित रहना पड़ेगा, जबकि भाई यदि मूल जड़ को सींचे तो उसे फल की प्राप्ति होनी है। यानी यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, किसको सींचने की बात की गई है, जड़ को सींचने की बात की गई है, मूल को सींचने की बात की गई है। और प्रश्न भी अपना यही है, फल की प्राप्ति किसको सींचने से होती है, यानी मूल को सींचने से होती है, जड़ को सींचने से होती है, पत्तियों आदि को सींचने से नहीं होती। एक नंबर का प्रश्न है, सीधा सा आप लिख देंगे। इस गद्यांश से छांटकर उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थ लिखिए। उपेक्षा का मतलब क्या होगा, अपेक्षा होता है वैसे, लेकिन एक बार हम देख लेते हैं क्या पैराग्राफ में ये शब्द दिया गया है। देखिए यहां पर ये अपेक्षा शब्द लिखा हुआ है पहली ही पंक्ति में, तो उपेक्षा का क्या होगा, अपेक्षा जो है मूल शब्द हो जाएगा, मतलब उसका विपरीतार्थ हो जाएगा। विपरीतार्थ का मतलब होता है विलोम। चिड़िया की आंख में निहित प्रतीकात्मक अर्थ को लिखिए। चिड़िया की आंख का मतलब क्या है, कि जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख को देखा वैसे ही व्यक्ति को क्या निर्धारित करना चाहिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, यही इसका प्रतीकात्मक अर्थ है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक आप दे सकते हैं लक्ष्य निर्धारण, या अपना लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य, इस तरह के आप शीर्षक जो है इसमें दे सकते हैं। इसके बाद अपठित गद्यांश की बात करते हैं। लिखा हुआ है, पहले कविता को थोड़ा सा पढ़ लें ताकि आपको आसानी रहे प्रश्नों को समझने में। अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के सभी अभाव मिटा सकता हूँ। तूफानों भूचालों की भयप्रद छाया में मैं ही एक अकेला हूँ जो गा सकता हूँ। मेरे मैं की संज्ञा भी इतनी व्यापक है, इसमें मुझ में अगणित प्राणी आ जाते हैं। मुझको अपने पर अदम्य विश्वास रहा है, मैं खंडहर को फिर से महल बना सकता हूँ। जब जब भी मैंने खंडहर आबाद किए हैं, प्रलय मेघ भूचाल देख मुझको शरमाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या, अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मजदूरों की बात की गई है। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, कवि ने किसके अभाव मिटाने की बात की है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, अपने नहीं अभाव मिटा पाया जीवन भर, पर औरों के अभाव मिटा सकता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, औरों के अभाव से मतलब है संसार के अन्य व्यक्तियों के अभाव मिटाने की बात की गई है। जीवन में कवि ने खंडहर से महल बनाने हेतु किसकी आवश्यकता पर बल दिया है। ये यहाँ पर लिखा है, मैं खंडहर को फिर से महल बना सकता हूँ जब जब भी मैंने खंडहर आबाद किए हैं। प्रलय मेघ भूचाल देख मुझे मुझे शरमाए हैं। तो कवि कह रहा है जीवन में कवि ने खंडहर से महल बनाने हेतु किसकी आवश्यकता पर बल दिया है,
देखिए क्या है, एक बार ऊपर से देखते हैं। अदम्य विश्वास, ये आएगा। इसमें आएगा कि व्यक्ति के अंदर क्या होना चाहिए, अदम्य विश्वास होना चाहिए, तब वो खंडहर को भी क्या बना सकता है, महल बना सकता है। लिखा ना, मुझ में अपने अदम्य विश्वास रहा है, मैं खंडहर को फिर से महल बना सकता हूं, तो अदम्य विश्वास आ जाएगा। अदम्य व्यक्ति को देखकर कौन कौन शर्माते हैं, यहां पर देखिए, प्रलय, मेघ, भूचाल आदि अदम्य व्यक्ति को देखकर जो है शर्मा जाते हैं, लिखा हुआ है आराम से। पंक्ति में एक ही सावधानी रखनी कविता में, कि जो कविता लिखी हुई है उसका सेंस समझकर आपको जवाब देना है, बस इतना सा। जीवन में सुधार हेतु किसका महत्व अधिक बताया गया है, तो यहां पर सीधा सा आप बता सकते हैं कि मेहनत और अदम्य साहस, अदम्य विश्वास को जो है वो महत्वपूर्ण बताया गया है। ठीक है। फिर है, कवि ने अपने आप को क्या मानकर धरती पर स्वर्ग बनाने की बात की है, तो यहां पर लिखा है, मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, कि जो मजदूर व्यक्ति, परिश्रमी व्यक्ति है, उसको, स्वयं को मजदूर और परिश्रमी व्यक्ति मानकर कवि जो है वो धरती पर स्वर्ग बनाने की बात कह रहा है। फिर है, बादल का पर्याय पर ध्यान से छांट कर लिखिए, तो बादल का पर्याय देखिए प्रलय के आगे ही लिखा हुआ है, मेघ। मेघ का मतलब क्या होता है, बादल। तो ये इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक एक नंबर के आंसर हैं, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से आसानी से इसको देखकर कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। आइए अब आगे चलते हैं। अपना प्रश्न है, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार लिखते हुए उनकी परिभाषा लिखिए। तो आपने देखा होगा अभिव्यक्ति और माध्यम वाली आपकी जो पुस्तक है उसमें बाकायदा इस तरह की चीज आपने देखी है, और सीधा सा ये प्रश्न भी मैंने कई बार बच्चों को क्लास में करवाया है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार लिखिए, उनकी परिभाषा भी लिखिए। तो पत्रकार होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं अंशकालीन, एक होते हैं स्थायी पत्रकार, ठीक है, या पूर्णकालीन उसे हम कह सकते हैं, और तीसरा होता है फ्रीलांसर या स्वतंत्र प्रभार भी जिसे कहते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, अंशकालीन जो कुछ समय के लिए काम करते हैं, स्थायी जो हमेशा उस पत्रकारिता के लिए या फिर उस प्रेस की जो संस्था है उसके लिए स्थायी है, और फ्रीलांसर वो होता है जो मुख्य विषय के लिए या फिर केवल एक विषय वस्तु के लिए या फिर एक महत्वपूर्ण विषय के लिए बुलाए जाते हैं और उसी के बारे में उनसे खबर या फिर बाकी जानकारी एकत्र करवाई जाती है संस्था के द्वारा। तो इस तरह से 3 प्रकार आप बता सकते हैं इसमें। अगला है, लेखक ने महामारी की रात्रि में विभीषिका को ललकार कर चुनौती देने वाली शक्ति को ढोलक के माध्यम से किस प्रकार वर्णित किया है। आपने चैप्टर पढ़ा होगा, पहलवान के ढोलक वाले चैप्टर से लिया गया है। उसे बताया गया था कि पहलवान जो है वो बड़े अच्छे तरीके से शाम को ढोलक ढोलक बजाया करता था, और उसकी आवाज़ को सुनकर मानो लोगों के मन में अदम्य शक्ति आती थी, लोगों में जिजीविषा पैदा होती थी, और उस ढोलक की आवाज़ से ही वे मानो मृत्यु के भय से स्वयं को मुक्त पाते थे। बादल राग कविता में क्रांति आकांक्षी, ध्यान से पढ़ना, प्रश्न में बहुत शुद्ध हिंदी का प्रयोग हुआ है। वंचितों के प्रतिनिधित्व की अनुगूंज स्पष्ट कीजिए, मतलब क्या है इसका, पहले तो ये समझो कि क्रांति आकांक्षी मतलब जो क्रांति की अपेक्षा रख रहे हैं, जिनके लिए क्रांति होनी है, जो क्रांति चाहते हैं। वंचित कौन है, जो शोषित हैं, उनकी अनुगूंज है। अनुगूंज का मतलब यह है कि इस कविता में कवि ने शोषितों के बारे में वर्णन किया है और किस प्रकार मजदूर और श्रमिक वर्ग के लोग समाज में क्रांति चाहते हैं, उसका वर्णन हुआ है। यह आपको खोलकर इसमें बताना है कि क्या क्या स्थितियां इस कविता में वर्णित की गई है। फिर है, सिंधु सभ्यता में आकार की भव्यता के स्थान पर कला की भव्यता दिखाई देती है, बिल्कुल देती है। हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा जब इस चैप्टर में, तो हमने देखा था, उसमें बताया गया था कि आकार तो है ही, साथ कला वहां पर बहुत अच्छे से मिलती है। बहुत सारी कलाकृतियां वहां पर मिली, मृदभांड वहां पर मिले, तांबे की मूर्ति मिली नर्तकी की, एक जो है याजक नरेश की वहां मूर्ति मिली है। तो बहुत सारी कलाकृतियां, महीन कलाकृतियां वहां पर प्राप्त हुई। इससे ये कहा जा सकता है कि सिर्फ आकार ही नहीं, कला के बारे में भी सिंधु सभ्यता बड़ी भव्य है। इस तरह से आगे क्या है, जूझ कहानी के लेखक के अनुसार दादा के जीवन शैली की दिनचर्या के बारे में बताइए। तो आपको पता होगा कि जब लेखक पढ़ने जाना चाहता था तो उसने जो गांव का मुखिया था उसके पास अपनी माँ को लेकर गए, और वहाँ उन्होंने बताया था कि दादा दिन भर जो है वो रखमाबाई के उधर जाकर वहाँ नृत्य आदि देखता है, वहीं बिजी रहता है, घर की तरफ ध्यान नहीं देता, खेती बाड़ी चलाने के लिए जो है बच्चे को उसमें लगा दिया है, तो दिन भर वो जो है आवारागर्दी करता था। ये वर्णन आप इसमें बता सकते हैं। आगे हम देखेंगे, उषा कविता से आपका ये सीधा सा प्रश्न आया है। शमशेर बहादुर सिंह की जो कविता है उषा कविता, उसमें ये आपसे पूछा गया है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। उषा कविता के आधार पर इस पंक्ति को स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें क्या बताएंगे, इसमें आप बताएंगे, नील जल में यानी नीले जल में, किसी की यानी किसी की, और किसी कौन है, उषा रूपी नायिका। मानवीकरण कर दिया ना उषा का।
तो गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, कि सवेरे के समय जब सूर्य की किरणें आकाश पर गिरती है या नीले जल पर गिरती है, तो वे धवल किरणें ऐसी लगती हैं जैसे मानो उषा रूपी नायिका वहां पर तैर रही हो। ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील हो जाते हैं। इस कथन में प्रकट वर्तमान युग की विडंबना को कविता के संदर्भ में समझाइए। यहां पर ये बताया गया है कि वर्तमान समय में बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है? मीडिया कर्मी। और मीडिया कर्मियों के बारे में अपने कोर्स में कविता है रघुवीर सहाय, उसमें से ये प्रश्न पूछा गया है। विडंबना का मतलब दुर्भाग्य, कि कैसे लोग जो है संवेदनहीन हो जाते हैं, वो आपको इसमें बताना है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? लेखक इस कथन के आधार पर बताइए। सांस्कृतिक विश्वास के समर्थन में अपने विचार। अब इसमें तो आपको स्वतंत्रता दे दी है, पहले क्वेश्चन में अपने विचार देने हैं। इसका मतलब ये है कि जो जीजी थी लेखक की, है धर्मवीर भारती वाला जो पाठ था अपना, काले मेघ का पानी दे, उसमें से ये आया है। और उसमें पूछा गया था कि भगवान जो है किस प्रकार हमें पानी देते हैं। और उनका मानना था कि इंद्र भगवान को जब हम पहले पानी देंगे, दो चार घड़े मेंढक मंडली पर डालेंगे, तो हमें फिर भरपूर पानी प्राप्त होगा। तो सीधा सा आप इसमें भी बता सकते हैं कि सांस्कृतिक विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर जगह हम हर सांस्कृतिक विश्वास को विडंबना या फिर अंधविश्वास नहीं कह सकते हैं। तो आप अगर चाहें कि उसके समर्थन में पक्ष देना चाह रहे हैं, तो दो चार बिंदु बनाकर आप उसमें पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, इस कथन के आधार पर लेखक के बाजारवाद की भावना को लिखिए। अब इसमें जो चूरन वाले भगत जी थे उसके बारे में वर्णन है कि भगत जी क्या करते, बाजार जाया करते थे, और बाजार जाने के बाद वहां पर बहुत सारे फैंसी स्टोर हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर दिखाई दे रही हैं बाजार में आराम को बढ़ाने वाली, लेकिन वे उन सब की तरफ ना देखकर केवल अपने चूरन के लिए जरूरी सामान था वो लेते थे और वहां से आ जाते थे। तो बाजार जब हमारे ऊपर प्रभाव डाले, तो हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि हमें जिस चीज की आवश्यकता हो वही लें और वहां से लौट आएं। अगला प्रश्न आपका जो है वो है सिल्वर वेडिंग से। मिक्सर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू इतना ही तो सौदा है। इस कथन के आधार पर कहानी के पात्र यशोधर बाबू के भीतरी मन की सहानुभूति के संबंध में नई पीढ़ी के संदेश को लिखिए। इसका मतलब यह है कि जब पता चला कि उनके सिल्वर वेडिंग है, तो उनके ऑफिस का जो एक व्यक्ति था जिसको चड्ढा कहकर संबोधित किया गया, आपने देखा होगा, उसने कहा कि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, चाय मट्ठी और लड्डू ही चाहिए, बस इतनी सी तो बात है। इतना कहने के बाद जब यशोधर बाबू के मन में सहानुभूति का भाव पैदा हुआ, तो उसको स्पष्ट करना है। भाव सिर्फ इतना सा है कि यशोधर बाबू ये लगते थे कि नई जो पीढ़ी है वो मानो अब संस्कारी नहीं रही है, बड़ों से किस तरह से बात करनी चाहिए, कितना गैप रखना चाहिए, उस तरह की बातों का इसमें आपको वर्णन करना। भैंस चराते चराते मैं फसलों पर जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा। कविता रच लेने के आत्मविश्वास को लेखक की धारणा के आधार पर लिखिए। इसमें आपको केवल ये बताना है कि किस तरह से कविता लेखन में दक्ष हो गए थे आनंद यादव, अपने उस आत्मकथांश में बताते हैं। वो प्रसंग बताना है कि भैंस चराते समय वो भैंस के ऊपर ही तुकबंदी करते, फूलों पर कविता लिखते, और शाम के समय अपने जो लेखक थे, सॉरी, जो उनके टीचर थे, जो कि स्वयं लेखक थे, कवि थे, उनको ले जाकर वो दिखाया करते थे। वो जानकारी आपको इसमें देनी है। आइए इसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना, मोहनजोदड़ो ताम्रकाल के शहरों में सबसे बड़ा है। इस कथन में सभ्यता और संस्कृति में वर्तमान धड़कती जिंदगियों के प्रति पुरातात्विक जानकारी को पाठ के आधार पर लिखिए। सीधा सा इजी प्रश्न, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें बता रहा है कि मोहनजोदड़ो जो है वो बहुत विकसित संस्कृति के रूप में हमारे सामने आया उन दिनों की, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई हुई। सबसे बड़ा शहर भी माना गया। तो वहां पर वर्तमान समय में जो सभ्यता और संस्कृति है उससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे चीजें मिली जो शायद हमें आज तक इस बात को याद दिलाती हैं कि वो समय आज के शहरों से भी ज्यादा विकसित और अच्छा रहा होगा। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में दुब के रहे। वर्तमान में आए परिवर्तन से हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्यों की मूल संवेदना कहानी के आधार पर बताइए। देखो प्रश्न बड़ा है लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ इतना सा पूछा है कि जब घर लौट रहे थे यशोधर बाबू शाम को अपने सिल्वर वेडिंग के दिन, तो उन्होंने देखा उनके घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं। उनको देखकर वो अंधेरे में ही दुबक गए, अंदर गए ही नहीं। यानी उनके मन में एक भाव आया कि वो लोग मेरे बारे में क्या विचार करेंगे, घर में क्या चल रहा है मुझे ही नहीं पता है। तो जो वर्तमान समय में पुरानी पीढ़ी के लोग हैं, उनको नई पीढ़ी के लोग किस तरह से हाशिए पर धकेल देते हैं, किनारे पर धकेल देते हैं, और कैसी मानवीय मूल्यता हमारे अंदर होनी चाहिए, कैसी संवेदनाएं होनी चाहिए, उसका वर्णन आपको कहानी के आधार पर इसमें बताना है। आगे प्रश्न, संपादकीय लेखन में दायित्व किस पर निर्भर होता है? कोई एक उदाहरण लिखिए। तो संपादक पर होता है। संपादकीय लेखन का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो संपादक होता है वो अपने किसी भी विषय पर अपने स्वयं के एक तो विचार प्रकट करता है, या फिर दूसरे व्यक्ति ने उनसे जो विचार प्रकट करने के लिए कहा है उसकी जानकारी वो वहां देता है। सीधी सी बात है। विशेष लेखन के क्षेत्र खेलों के बारे में पत्र पत्रिका में लिखने वालों को किन किन बातों की जानकारी होनी चाहिए, विस्तार से बताना है। कुछ नहीं है, क्या लिख रहा है, विशेष लेखन के क्षेत्र खेलों के बारे में पत्र पत्रिका लिखना है। पत्र पत्रिका में जो लिखने वाले होते हैं जानकारी, उनको क्या क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए।
तो देखो, एक तो खेल में जो प्रयोग होते हैं नियम, उनकी इनको जो है जानकारी होना जरूरी है। खेल में जो भाषा प्रयोग होती है वो पता होनी चाहिए। और तरह तरह के ऐसे शब्द होते हैं जो केवल खेलों में ही प्रयोग होते हैं, उनके बारे में उसको जो है गहन जानकारी होनी चाहिए। और जिस भाषा में वो अपने लेख लिख रहा है उसकी उसे गहनतम जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला प्रश्न अपना है आलोक धनवा का कवि परिचय। देखिए, फणीश्वरनाथ रेणु को मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई थी बच्चों को क्लास में, और ये सीधा सा पूछा भी गया एग्जाम में, तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, मुझे पता है। और आलोक धनवा के बारे में बात करें तो एक कवि और एक लेखक आया है, तो इसमें आसानी भी रही होगी आपको आराम से करने में। आलोक धनवा जो है उनका 1948 में जन्म हुआ, और मुंगेर बिहार में। इस तरह से आप इनकी जानकारी लिख सकते हैं, बाकी परिचय आपने लिख ही दिया होगा। फणीश्वरनाथ रेणु की बात करें तो वही 1921 में इनका जन्म हुआ, 1977 में इनका जो है देहावसान हो गया। और राही हिंगना, जिला पूर्णिया में इनका जन्म हुआ, पटना में इनका देहांत हुआ है, 77 है ये। और जैसे कि इनकी जानकारी देखें हम रचनाओं के बारे में, तो मैला आंचल, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, ठुमरी, बहुत सारी रचनाएं हैं, वो आप आराम से कर सकते हैं, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, व्याख्या की बात करें तो बड़ा इजी जो है व्याख्या इसने पूछा है, बहुत ही फर्स्ट चैप्टर में से पूछ लिया, हरिवंश राय बच्चन का आपका चैप्टर है। और उसमें ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट सा भी है कि मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं हमेशा मन में प्रेम के विरह की अग्नि जलाकर दहता रहता हूँ, दहने से मतलब तपता रहता हूँ, जलता रहता हूँ। सुख आए चाहे दुख आए, दोनों ही परिस्थितियों में मैं एक समान से जीवन जीता हूँ। जहाँ एक संसार इस संसार सागर को पार करने के लिए तरह तरह के कर्मकांड करता है, वहाँ मैं हमेशा सांसारिक मौजों में अर्थात उतार चढ़ावों में मस्त होकर बहता रहता हूँ। मेरे जीवन में मेरी जो युवावस्था है उस पर एक आनंद है, उन्माद है, लेकिन इन उन्मादों में, इन आनंद में एक अवसाद भी है। अवसाद से मतलब है कष्ट। और वो कष्ट कैसा है कि मेरे मन में किसी प्रियजन की ऐसी यादें हैं जिनको लेकर मैं फिर रहा हूँ, और वे यादें मुझे जो है बाहर से तो हंसाती है, लेकिन उन्हें याद करके मैं भीतर भीतर रोता रहता हूँ। बड़ा सरल सा पैराग्राफ है। इसके बाद आगे है, ऊपर से ठीक ठाक मगर अंदर से कसाव नहीं था। ये कौन सा है, बात सीधी थी पर, वहां से लिया गया है। और इसमें बताया गया है कि ऊपर से ठीक ठाक लग रही थी मेरी बात जो मैं व्यक्त करना चाहता था, लेकिन उसकी कसावट नहीं थी, क्योंकि उसका जो मूल भाव था, यानी उसकी जो चूड़ियाँ थी, वो नष्ट हो चुकी थी, आप ये कह सकते हैं। बड़ा सरल पूछा है, व्याख्या कोई ज़्यादा क्लिष्ट है नहीं, और जिन बच्चों ने आराम से पढ़ा होगा उनके लिए तो बड़ा सरल पेपर है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। देखिए, भक्तिन से पैराग्राफ पूछा आपको, पढ़ाया हुआ है, व्याख्या आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। पढ़ाया हुआ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर जिस बच्चे ने वाकई में तैयारी की, मानस से तैयारी की होगी ना, उसने आराम से इसको किया होगा। क्या कह रहा है ये, मैंने भक्तिन के प्रस्ताव का अवकाश देने के लिए कहा था, ये वो प्रसंग है जब भक्ति ने ये कहा था कि महादेवी, जब तक कि युद्ध विराम नहीं हो जाता और आपके जेल जाने की गुंजाइश है, तब तक हम गाँव चलते हैं। तो लेखिका ने कह दिया था कि ठीक है, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है गांव जाकर रहने के लिए, तो उसने कहा भक्तिन ने कि मेरे पास 5 बीसी और 5 रुपया गाड़ के रखा हुआ है मैंने। तब लेखिका को लगा कि वो इतनी कंजूस होने के बाद भी मेरे लिए अपना पैसा देने के लिए तैयार हो गई, इससे बड़ी बात क्या होगी। तो ये प्रसंग है, इजी प्रसंग है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पैराग्राफ अगर आपने किया है तो ये आपके धर्मवीर भारती वाले चैप्टर से लिया गया है। धर्मवीर भारती वाला जो पार्ट है, काले मेघा पानी दे, वहां से इसको पूछा गया है। बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए आगे चलते हैं। कर्मचारी चयन बोर्ड दिल्ली में विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ निर्धारित प्रारूप में विज्ञप्ति लिखिए। बड़ा इजी आया है। और जिस बच्चे ने मेरे पत्र लेखन वाला वीडियो देखा होगा, क्लास में तो मैंने अच्छे से समझाया ही है, साथ ही साथ जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने विज्ञप्ति और निविदा बाकायदा अलग से फॉर्मेट देकर बता रखा है। दोनों ही एग्जाम में पूछे हैं, आराम से आप कर सकते हैं। जिसने भी वीडियो देखा होगा उसने आराम से किया होगा, मुझे पता है। और जिसने मेरे से क्लास ली है उसको तो पता ही है कि आसानी से उसने देखते ही प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। क्या कह रहा है, ए बै से विद्यालय, नाम नहीं दिया, ए बै से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, रामपुर हम हेडिंग बना देंगे। स्काउटिंग प्रवृत्ति विकसित करने हेतु आवश्यक सामग्री, यानी स्काउटिंग की सामग्री मंगवानी, सीधी सी बात है। निविदा तैयार करनी है, वही परफॉर्मा, ऊपर संस्था का नाम, यहाँ पर हमने एक टेबल बनाई बीच में, ऊपर डिटेल लिखी, इसमें सारे सामान का विवरण लिखा, यहाँ पर नियम शर्तें आ गई, और ये लो भवदी हो गया अपना। बड़ा इजी सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। और आप लोगों को लग रहा होगा बार बार मैं ये बोल रहा हूँ कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन देखिए, होता क्या है, एग्जाम हॉल में मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा डिप्रेशन रहता है दिमाग पर, थोड़ी सी जो है टेंशन भी रहती है कि कितना पेपर कर पाएंगे, कितना समय मिलेगा, क्या है क्या नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, अगर जिसने अच्छे से तैयारी की होगी ना, वो आराम से
कर लिया होगा इस पेपर को, कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि समझाई हुई चीज़ें हैं। मैं अपनी बात करूं तो मुझसे जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा है उनको मैंने आराम से सारी चीज़ें समझाई है क्लास में। इसके अलावा मेरे चैनल पर जिसने वीडियो देखा होगा उसको भी आराम से इसमें आसानी रही होगी करने में। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों तक भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिले। और अगर वीडियो हेल्पफुल रहा आपके लिए तो इसे लाइक करना ना भूलें। आइए फटाफट निबंध को भी कंप्लीट कर लेते हैं। निबंध में क्या है देखिए, मैंने इस बार बच्चों को लगभग 20 निबंध रटने के लिए कहा था कि 20 निबंध आप कर लेना। उनमें से कौन कौन से निबंध यहाँ पर है देखिए मैं बताता हूँ। जहाँ तक मुझे याद है अभी 2 निबंध तो ऐसे के ऐसे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने कई बार बच्चों को टेस्ट में भी दिए हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की महत्ता, बहुत बार ये मैंने समझाया था, ईजी है बिल्कुल, दोनों मैंने जो बताए थे उनमें से आए हैं। मेक इन इंडिया ये भी शायद मैंने थोड़ा बहुत बताया हो लेकिन मुझे इतना याद नहीं है, ये मैंने नहीं बताया था, फालतू कहने से क्या मतलब है। लेकिन 2 तो मैंने डिट्टो आपको बताया था, उसमें से पूछा गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन। निबंध लिखने की एक थोड़ी सी सावधानी रखने की बात यही है कि सबसे पहले आप रूपरेखा बनाइए निबंध की। रूपरेखा में क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट जैसे करते हुए 5 पॉइंट तक आपको लिखना है। फर्स्ट पॉइंट में प्रस्तावना लिखनी है, 5 वाले में उपसंहार लिखना है और इसके बीच में पॉइंट्स बना के लिखना है। इस तरह के फॉर्मेट में जिस बच्चे ने कंप्लीट किया होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है सुविचार बीच में लिखना ना भूलें आप। कम से कम एक निबंध में 2 से 3 सुविचार तो आप लिखे ही लिखे। इस तरह से जिसने किया होगा उसको आराम से आसानी से ये पेपर सॉल्व करने में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी जहाँ तक है। फिर भी देखते हैं, अब आप इस तरह से जो मैंने थोड़ा बहुत आपको आइडिया दिया उससे कैलकुलेट करना कि आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।